मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि बजट डायरी को कैसे काम में लाते हैं। तुम इस डायरी को अपने परिवार की आय और व्यय का हिसाब रखने के लिए काम में ला सकती हो। इससे अपने खर्चों पर लगाम लगाने में आसानी होगी। ये तो उपयोगी होगा। मैं कैसे शुरू करूँ? तुम पहले पेज पर परिवार की जानकारियाँ भर सकती हो। घर के हर व्यक्ति के लिए नाम, उम्र, रिश्ता, पेशा, मासिक आमदनी लिखो। उदाहरण के लिए मेरे घर में मैं 35 साल की हूँ और मैं मजदूरी करती हूँ, जिससे मुझे 4,800 रुपए प्रति माह की आय होती है। मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। तुम डायरी का उपयोग इस हिसाब को रखने के लिए भी कर सकती हो कि तुम्हारा परिवार प्रति सप्ताह कितना कमाता है। यहाँ तुम जो कमाती हो उसे लिखो, जो तुम्हारे पति कमाते हैं उसे लिखो और पिछले सप्ताह से जो कुछ बचा हो उसे लिखो। यदि तुम किसी चिटफंड में भाग लेती हो तो उससे होने वाली आय को भी तुम लिख सकती हो। तुम देख सकती हो कि मेरी डायरी में मैंने अपने स्वयं के नीचे उस पैसे को लिखा है जो कि मैंने पिछले सप्ताह कमाया है। मैं अपनी डायरी 5 सप्ताह से लिख रही हूँ, इसीलिए मैंने अपने खाने में अपनी आमदनी को 5 सप्ताह के खाने में लिखा है। मैंने अपने पति की आय को भी हर सप्ताह के लिए दर्ज किया है और उस थोड़े से पैसे को भी जिसे मैंने सब्जियों को बेचकर कमाया है। मैंने पिछले सप्ताह 900 रुपए कमाए थे, तो मैंने उनको यहाँ लिखा, ठीक है? और इस महीने हमें त्योहारों पर कुछ पैसा हमें रिश्तेदारों से मिला था। क्या मुझे इसे भी लिखना होगा? हाँ, तुम किसी अन्य जरिए से होने वाली आमदनी को खाली जगह पर लिख सकती हो। इस तरीके से तुम अपनी सभी आमदनियाँ ये जानने के लिए कि तुम्हारे परिवार को हर सप्ताह कितना मिलता है, इसे कैलकुलेटर से जोड़ सकती हो। इसे हम सप्ताह के योग में लिखते हैं। देखो, मैं पिछले 5 सप्ताह में मैंने कुल कितना पैसा कमाया है उससे शुरुआत करती हूँ। इसका मतलब है मेरे सारे साप्ताहिक योगों को जोड़कर मुझे 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 800 को जोड़कर मेरा योग निकालना होता है। मैं अपने पति की साप्ताहिक आमदनी को जोड़कर उनकी मासिक आमदनी निकालती हूँ और सब्जियों की साप्ताहिक बिक्री को जोड़कर उससे होने वाली मासिक आमदनी को निकालती हूँ। क्या ये सब गणित करना कठिन नहीं होता है? नहीं, इसके लिए मैं कैलकुलेटर का उपयोग करती हूँ। इसे ऑन की बटन को दबाकर चालू करते हैं। यदि इसके स्क्रीन पर कुछ भी होता है तो मैं CCE बटन दबाकर इसे क्लियर करती हूँ। तब मैं 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 और आखिर में 800 को दबाती हूँ। जब मैं इसे पूरा कर लेती हूँ तो मैं इक्वल टू को नतीजा देखने के लिए एक बार दबाती हूँ। मुझे कोई कठिन गणित नहीं करना होता है। क्या मैं एक बार कोशिश करूं? जरूर। हमने अभी मेरा मासिक योग निकाला है और इसे तालिका में दाहिनी ओर लिखा है। अब तुम मेरे पति की आमदनी और सब्जियों की बिक्री से होने वाली आमदनी को जोड़कर मेरे परिवार की कुल प्रति माह की आमदनी को निकाल सकती हो। तालिका की दाहिनी ओर की कुल आय को जोड़ो और उसके नतीजे को कुल पारिवारिक आमदनी के नीचे लिखो। ये मेरी कुल आमदनी का मेरे पति की आमदनी और साथ साथ सब्जियों की बिक्री से होने वाली आमदनी का योग होती है। तो मुझे 4,800 प्लस 4,000 प्लस 200 को टाइप करना होगा, ठीक है? हाँ, ये ठीक है। CCE को दबाकर स्क्रीन को क्लियर करो, फिर 4,800 प्लस 4,000 प्लस 200 और उसके बाद इक्वल टू की बटन को दबाओ तो जवाब मिल जाएगा। ये डायरी तुम्हारे खर्च के लिए पैसों का भी हिसाब रखने में उपयोगी है। इस महीने वाली तालिका में तुम हर महीने किए जाने वाले खर्चों को लिख सकती हो, जैसे कि किराया या स्कूल की फीस वगैरह, साथ में इनके भुगतान करने की तारीख को भी। मेरी डायरी में मैंने लिखा है कि हमने 400 रुपए बिजली के लिए 15 तारीख को दिए। मैंने यहाँ विवरण के नीचे नोट लिखा है क्योंकि इसका रेट पिछले महीने ही बढ़ा है। मुझे याद रखना है कि मुझे अगले महीने ज्यादा पैसा देना है। क्या मुझे इस तालिका में महीने में दिए गए पैसे का भी जोड़ करना होगा? हाँ बहन, तुम्हें मासिक घरेलू खर्चों को जानने के लिए सभी दिए जाने वाले पैसों का जोड़ करना होगा। उदाहरण के लिए यहाँ मैं अपने खर्चों को जोड़ती हूँ। 3000 प्लस 1000 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 100 और इसके बाद मैं इक्वल टू बटन को जवाब के लिए दबाती हूँ और मैं योग को गुलाबी खाने में लिखती हूँ।
ये वो राशि है जिसे हमने पिछले महीने खर्च किया था। तो ये तालिका साप्ताहिक खर्चों के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल सही। यहाँ हम तुम्हारे परिवार के भोजन, कपड़े, आभूषण और दूसरे अन्य सामानों पर किए गए कुल खर्चों को लिख सकते हैं। यदि तुमने किसी चिटफंड का भी भुगतान किया है तो उसे भी यहीं लिखा जा सकता है। मुझे लगता है कि मैं समझ गई हूँ। मैं अपने पिछले सप्ताह के विभिन्न खर्चों को लिखती हूँ। पिछले सप्ताह मैंने 200 रुपए बस और ऑटो पर खर्च किए। ये मेरा यात्रा का खर्च था। 600 रुपए मैंने मेरे खाने पर खर्च किए और हम मेरे पति के लिए 100 रुपए की एक शर्ट खरीद कर लाए। हमारा कोई मेडिकल का बिल नहीं था, पर हमने कुछ मोबाइल पर खर्च किया, मेरे ख्याल से 50। और हमने एक रेडियो और हार के लिए भी खर्च किया, मतलब मनोरंजन के लिए 200 और आभूषण के लिए 300। ठीक है? हाँ बहन, ये बहुत जरूरी है कि तुम विभिन्न चीजों पर किए गए सभी खर्चों को याद रखो। महीने के आखिर में तुम इन सभी संख्याओं को वैसे ही जोड़ सकती हो जैसे कि हमने परिवार की आमदनी के लिए किया था। अलग अलग मद में किए गए खर्चों के लिए हर लाइन को जोड़ सकती हो। उदाहरण के लिए, मेरे खाने के लिए मैंने 500 पहले सप्ताह में खर्च किए, फिर दूसरे में 400, फिर 500, फिर 600, फिर 350। इस प्रकार पूरे सप्ताह के खाने के योग के लिए हम 500 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 350 को जोड़ते हैं। अब तुम कुल तुम्हारे महीने के खर्चों को जानने के लिए अलग अलग मदों का योग करो। इसलिए अब मैं अपने भोजन का कुल धन, यात्रा का कुल धन, मेडिकल का कुल धन, अन्य मदों में किए गए खर्चों का योग और ये सभी सप्ताह के कुल खर्चों में जाएगा। बहन, एक और आखिरी बात, ये जो खाना है, हाथ में नकद राशि, इसमें तुम्हारे घर में कितने रुपए नकद में हैं, इससे लिखा जाता है। ये तुम्हारे पास कितना रुपया है इसका हिसाब रखने में उपयोगी होता है, जिससे कि यदि कुछ गुम जाए तो पता चल जाता है। ये तालिका तुम्हारी आमदनी और खर्चों का मासिक सार बताती है। पीले खाने में तुम्हें तुम्हारी कुल पारिवारिक आमदनी लिखना होता है। हरे खाने में यदि तुम्हारा कोई कारोबार हो, तुम अपने कारोबार से होने वाली कुल आय को लिख सकती हो। बैंगनी खाने में तुम्हें इस महीने में लिए गए उधार को लिखना होता है और लाल खाने में तुम्हें इन सब आमदनियों का योग लिखना होता है। ये तुम्हारी कुल कमाई या आमदनी होती है। कुल खर्चों में तुम्हें अपने कुल मासिक घरेलू खर्चों को गुलाबी खाने में लिखना होता है। अपने कुल साप्ताहिक घरेलू खर्चों को, जिन्हें हमने जोड़ा था, साप्ताहिक तालिका में नीले खाने में लिखो। यदि तुम्हारा कोई मासिक कारोबारी खर्च हो तो कुल खर्च को गुलाबी खाने में लिखो, और यदि इस महीने कोई ऋण का भुगतान किया है तो उसे नीले खाने में लिखो। तब इन सब खर्चों को जोड़ो और कुल महीने के खर्चों के लिए लाल खाने में लिखो। अब हम कुल खर्चों को कुल आय में से घटाएंगे ताकि हमें बाकी या शेष मिले। यदि तुम्हारे पास कुल महीने के खर्चों के बाद भी पैसा बचा हो तो इसे शेष कहेंगे और इसे अगले महीने के खर्चों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें तो बहुत लिखना होगा, और बहन, मैं लिखना ज्यादा पसंद नहीं करती। क्या और कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं अपने बैलेंस पर अंकुश रख सकूं? दुखी, कॉपी को अपने पास हिसाब किताब के लिए रखना बजट बनाने में सहायक होता है एवं बचत में भी आसानी होती है। तुम अपने बेटे मनोहर को ये डायरी भरने के लिए कह सकती हो। ये डायरी मनोहर के लिए उपयोगी हो सकती है, ये समझाने के लिए कि किस तरह से हिसाब किताब रखा जाता है। या जब भी तुम कुछ खरीदारी करो तो उसका बिल लो और उस बिल को किसी डिब्बे में संभाल कर रखो। पर खुले कागजों का हमेशा गुम होने का डर रहता है और अंत में कुछ न कुछ बिल तुमसे खो जाएंगे। एक डायरी या कॉपी सबसे अच्छी व्यवस्था है अपने हिसाब किताब को लिखने की और उस पर नजर रखने की। एक बजट डायरी में कुछ कोरे कागज भी होते हैं जहां तुम या मनोहर नोट्स बना सकते हो और अपनी सभी रोजमर्रा की आमदनी और खर्चों को लिख सकते हो। जैसे ही ये तुम्हारी आदत बन जाएगी, तुम देखोगी कि तुमने कितनी बचत करनी शुरू कर दी है। ठीक है बहन, मैं कोशिश करती हूँ कॉपी को संभालने की। अब रात हो रही है, मैं अपने पति रमेश से इस पर विचार करती हूँ। जो भी आपने मुझे राय दी है रुक्मणी की शादी के लिए। हाँ, मुझे भी अब खाना तैयार करना है। और दुखी, यदि तुम जानना चाहती हो किस प्रकार 4000 रूपए से 6000 रूपए महीने में कमाई करनी है बिना किसी काम के, तो अगले सप्ताह जरूर आना। कमाओ 2000 रूपए बिना किसी एक्स्ट्रा समय काम करने पर? कृपया मुझे अभी बताओ बहन। मेरी छोटी बहन, धैर्य रखो, अगले सप्ताह आना, मैं तुम्हें इसका राज बताऊंगी।